उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं को सौगात दी गई है। 1 लाख छात्र छात्राओं को मिलेंगी मुफ्त किताबें। छात्रों को साल 2023 और 24 से मिलेंगी मुफ्त किताबें। तो उत्तराखंड में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उनके लिए बहुत बड़ी सौगात है। साल 2023 और 24 से उन्हें मुफ्त में किताबें मिलेंगी। प्राइवेट स्कूलों के छात्र और छात्राओं को ये सौगात मिलेगी और ऐसे में 1 लाख छात्र छात्राओं को मुफ्त किताबें मिलेंगी। अक्सर जो परिजन हैं वो परेशान हो जाते थे, किताबें नहीं खरीद पाते थे बच्चों के लिए, लेकिन ये किसी बड़े सौगात से कम नहीं उत्तराखंड के छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि उन्हें मुफ्त में किताबें दी जाएंगी और लगभग 1 लाख ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें मुफ्त में ये किताबें वितरित की जाएंगी। 2023 से 24 की अगर हम बात करें तो 2023 से 24 में ये किताबें मिलेंगी छात्र छात्राओं को, वो भी मुफ्त में मिलेंगी किताबें। तो प्राइवेट स्कूलों के छात्र छात्राओं को मुफ्त में ये किताबें मिलेंगी। 1 लाख छात्राओं को मुफ्त में किताबें मिलेंगी। तो उत्तराखंड में ये फैसला लिया गया है और सौगात छात्राओं को दी जाएगी। मुफ्त में किताबें मिलेंगी और 1 लाख छात्र छात्राओं को ये किताबें मुफ्त में मिलेंगी। हितेश त्यागी सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, क्या जानकारी मिल रही है? जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल के छात्र छात्राओं को मुफ्त में किताबें दी जाएंगी, कितने बच्चों को इसका फायदा होगा? जी बिल्कुल, देखिए अंशिका, हमने कैबिनेट की बैठक से पहले ही आपको ये जानकारी दे दी थी कि जो जितने भी उत्तराखंड के अशासकीय स्कूल हैं 9 से लेकर 12वीं तक की कक्षा को जो किताबें हैं वो फ्री दी जाएंगी और इसको लेकर जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उस पर फैसला भी आ गया है, अधिकारियों को निर्देश भी कर दिए गए हैं और 23-24 के जो सेशन जो चलेगा उसमें 1,08,000 छात्र जो कि इसकी जद में आएंगे, जो इस योजना से लाभान्वित होंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार ने बेहतर कदम उत्तराखंड के बच्चों के लिए उठाया है। इसका जो कार्य है इसकी सराहना हर ओर हो रही है। जी बिल्कुल हितेश, लेकिन जब भी ये मांग सामने आई, कई सारे ऐसे परिजन हैं जो परेशान होते थे किताबें खरीदने में बच्चों के लिए, लेकिन अब उनको राहत बहुत जल्द मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए राहत वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके से प्राथमिक विद्यालय हो या फिर उच्च शिक्षा माध्यमिक विद्यालय हो उसके साथ साथ वहां पर सभी जो किताबें थी वो मुफ्त में दी जाती थी। लेकिन जो अशासकीय स्कूल की अगर हम बात करें, प्राइवेट स्कूलों की हम बात करें, जो इंटरमीडिएट स्कूल होते हैं उनकी हम बात करें, तो यही पूरी उत्तराखंड की बात है। जो क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में लोग इतने अमीर नहीं होते, इतने क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी से जूझना पड़ता है। तो उसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से फैसला लिया है 9 से लेकर 12वीं तक की जितनी भी किताबें वो मुफ्त अब बच्चों को मिल सकेंगी। जी ठीक है, बने रहिए हितेश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो देहरादून में केंद्र सरकार की शुरू की गई उड़ान योजना को हवाई मार्ग से जोड़ने के साथ साथ जनता के लिए और ज्यादा किफायती बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान उत्तराखंड में आज 7 क्रैशर फायर टेंडर भेजे गए हैं, जो कि उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में बने हेलीपैड पर भेजे जाएंगे, जिसके लिए आज अग्निशमन विभाग की ओर से इनका ट्रायल किया गया है। आपको बता दें कि हवाई अड्डों पर विमान बचाव और अग्निशमन के उपयोग के लिए इन क्रैश फायर टेंडर को डिजाइन किया गया है। तो उड़ान योजना को अब पंख लगेंगे और इस योजना के तहत कुछ चीजें डिजाइन की गई हैं। हवाई अड्डों पर भेजे गए 7 फायर टेंडर। हितेश लगातार जुड़े हुए हैं। हितेश, जो ये योजना है उड़ान योजना, इसके अंतर्गत क्या कुछ चीजें आती हैं और जिन चीजों को यहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, चाहे ये अग्निशमन की गाड़ियां हो या अन्य चीजें, इससे कितना लाभ मिलेगा?
जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के अंदर 2 से 3 एयरपोर्ट हैं और उससे ज़्यादा हेलीपैड उत्तराखंड के अंदर है, क्योंकि पर्वतीय जी। क्षेत्र है। उसी के लिहाज से उड्डयन विभाग ने, केंद्रीय का जो उड्डयन विभाग है, उन्होंने उत्तराखंड सरकार को जो 7 क्रैश टेंडर भेजे हैं, वो उनका भी ट्रायल होना बाकी है, क्योंकि अभी 2 ट्रायल अभी उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुए हैं और जितने भी हेलीपैड्स उत्तराखंड की राजधानी सहित अन्य जिलों में जितने, क्योंकि चार धाम यात्रा यहाँ पर चलती है, तो उसी के लिहाज से जिस तरीके से 7 क्रैश टेंडर यहाँ पर भेजे गए हैं। हालांकि अभी इन सब चीजों को धरातल पर नहीं उतारा गया है, इनके पूरे खाका जो तैयार है वो भी अधिकारी कर रहे हैं। तो जिस तरीके से अभी इसका एक ट्रायल देहरादून में हुआ है, तो उसी के बाद जिस तरीके से रिपोर्ट दिल्ली भेजी जाएगी, तो उसी के बाद में ये सब चीजें उत्तराखंड में लागू की जाएगी। हालांकि अधिकारियों का कहना यही है कि ये बेहतर विकल्प साबित होगा आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से विमान में जो क्रैश होने की जो घटनाएं बढ़ रही थी, आपने पीछे देखा था कि चार धाम यात्रा के समय में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। अगर इस तरह की सुविधा वहां पर होती तो शायद इस तरह की घटना ना होती। जी बिल्कुल, कुछ घटनाएं सामने आती रहती हैं, लेकिन उन घटनाओं को दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। लेकिन कब से इसकी शुरुआत हो जाएगी और किन जिलों में सबसे ज्यादा इन्हें तैनात किया जाएगा? भी वहां पर हेलीपैड्स है, राजधानी देहरादून में मुख्य हेलीपैड्स है, यहाँ का एयरपोर्ट है, और लेकिन अगले साल तक यह योजना यहाँ पर लागू कर दी जाएगी। हालांकि ट्रायल अभी यहाँ पर शुरू हुआ है और उत्तराखंड के अन्य जिलों में भी इसका ट्रायल होना बाकी है। उसी के बाद में वो केंद्र की रिपोर्ट के आधार पर यहाँ पर अगले साल से यह योजना लागू हो सकेगी। जी ठीक है हितेश, बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबर चमोली से है, जहां घेस गांव में बैठक आयोजित की गई। बैठक में देवाल के प्रमुख दर्शन दानू पर बड़े आरोप लगे हैं। बता दें कि दर्शन दानू ने स्वास्थ्य केंद्र से चिकित्सक डॉक्टर अक्षत थापा को सदन से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद देवाल के चिकित्सा स्टाफ ने दर्शन दानू पर खुले रूप से डॉक्टरों का अपमान करने का आरोप लगाते हुए चिकित्सक से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है। और यहां तैनात चिकित्सकों ने बाहों में काली फीती बांधकर काम करते हुए उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी है। हमारे जिला कार्यकारिणी संघ में भी हमने इस मुद्दे को उठाया और इस प्रकरण की जो भी वीडियो सोशल मीडिया चैनल्स और यूट्यूब में वायरल हो रही है, जब सभी चिकित्सकों ने उसको देखा तो उन्होंने भी यह माना कि जो मेरे साथ यह दुर्व्यवहार किया गया वो कदापि उचित नहीं था और इससे सभी चिकित्सकों में बहुत रोष है। हमारे संघ ने ये मांग उठाई कि यदि 2 दिन में इस प्रकरण में कोई माफ़ी नहीं मांगी जाती है तो हमारा विरोध प्रदर्शन तब तक हमारा ये विरोध प्रदर्शन चलेगा। हम काली पट्टी बांधे काम करते रहेंगे और 2 दिन में कोई माफ़ी नहीं मांगी जाती तो हमारा संघ अग्रिम कार्रवाई के लिए बाध्य होगा। हरिद्वार जिले में इन दिनों अवैध शराब पर छापेमारी लगातार जारी है। कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों पर लगातार आबकारी विभाग दबिश दे रहा है। सहदेवपुर नाले के पास लगभग 3000 किलोग्राम नशीले पदार्थ को नष्ट किया गया और 30 लीटर कच्ची शराब भी बरामद की गई है, जिसके बाद मौके से शराब तस्कर फरार हो गए हैं। बता दें कि आबकारी टीम लगातार ही हरिद्वार जिले में कच्ची शराब बनाने वाले ठिकानों को चिन्हित कर रही है। आगे भी आबकारी विभाग का लगातार अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। संजय पुंडेर सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल रही है? अवैध तरीके से जो शराब बनाए जा रहे हैं उन पर अब कार्रवाई लगातार जारी है आबकारी विभाग का। कितने की मात्रा में शराब को बरामद किया गया है? कहां पर ये कारोबार चल रहा है? इसके लिए टीमें क्या कर रही हैं? देखिए अंशिका, निश्चित तौर पर उत्तराखंड को नशे से मुक्त करने के लिए सरकार लगातार ही प्रयास कर रही है। ऐसे में अगर हरिद्वार की बात की जाए तो यहाँ भी लगातार नशे के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। ताजा मामला हरिद्वार के सहदेवपुर का है, जहां पर
आबकारी टीम के द्वारा एक शराब के ठिकाने पर दबिश दी गई और वहां से 3000 किलोमीटर लहन भी बरामद किया गया। हालांकि करीब 30 लीटर यहाँ पर कच्ची शराब भी थी। हालांकि पुलिस और आबकारी विभाग के पहुंचते ही यहाँ पर जो तस्कर थे वो कहीं ना कहीं फरार हो गए थे। इसी को लेकर तमाम प्रयास किया जा रहा है कि जो आरोपी है उनको भी पकड़ा जा सके, क्योंकि आबकारी विभाग बीते कई दिनों से लगातार छापेमारी कर रहा है और यह क्षेत्र ऐसा है, यहाँ पर जंगलों में लगातार ही शराब बनाई जाती है। कच्ची शराब को लेकर पहले भी यहाँ पर कार्रवाई की गई है और आगे भी इस तरह का अभियान जारी रहेगा। अंशिका, ठीक है, बने रहिए संजय, जानकारी आगे भी आपसे लेंगे। तो बता दें कि शराब जिस तरीके से अवैध तरीके से बनाई जा रही है उस पर आबकारी विभाग की नजर है, कार्रवाई भी हो रही है। धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की तैयारी की जा रही है। रुड़की विकास प्राधिकरण ने कॉरिडोर को लेकर प्रस्ताव भी पास कर दिया है और धरातल पर जल्द ही कॉरिडोर बनाने का काम किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले का स्वागत संत समाज भी कर रहा है। संत समाज का मानना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है और कॉरिडोर बनने से हरिद्वार की एक अलग पहचान होगी और उत्तराखंड के व्यापार पर भी इसका असर पड़ेगा। बता दें कि हर की पौड़ी की कॉरिडोर बनाने को लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने रुड़की विकास प्राधिकरण में महत्वपूर्ण बैठक की थी, जिसमें तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए थे। ऐसे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि हर की पौड़ी का एक विशेष महत्व है और अगर यहाँ विकास का काम होता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है और जैसे कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल का जो कॉरिडोर बना है, उसी तर्ज पर विकास प्राधिकरण ने एक प्रस्ताव पारित किया है और इसको हम लोगों ने कंसेप्चुलाइज कर दिया है। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कॉरिडोर की एक एरिया निर्धारित होती है, कोर एरिया और एक आउटर एरिया। होता ये है कि जब हम लोग किसी प्रोजेक्ट को लेकर आते हैं तो उसके बाद उसके कंसल्टेंट आता है, फिर टेंडर होता है और साल भर बाद जब काम शुरू होता है तो पहली आवश्यकता होती है अतिक्रमण की। हम लोगों ने ये रिज्यूम करके कि कहाँ तक ये कॉरिडोर जाएगा उस एरिया को ऑलरेडी चिन्हित कर रखा है और अतिक्रमण हटाने का जो अवैध कब्जे हैं वो भी कार्य साथ साथ कर रहे हैं। हर की पौड़ी का एक विशेष महत्व है। ब्रह्मकुंड का उल्लेख पुराणों में आता है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेकों देशों से लोग आकर के गंगा स्नान करते हैं और वहाँ अगर कोई विकास का कार्य सरकार के द्वारा किया जाता है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रस्ताव यहाँ बनाया गया है कमिश्नर साहब की अध्यक्षता में, उसका प्रारूप बनेगा। जब हम लोगों के समक्ष वो आएगा तो उस समय जो जो परिस्थितियाँ बनेगी, कहाँ कहाँ उसका क्षेत्र होगा, किस प्रकार से उसको बनाया जाएगा, धर्माचार्यों से राय ली जाएगी। एक विकास अवश्य होना चाहिए क्योंकि टूरिज्म आज हमारे देश की एक रीढ़ की हड्डी है। भारत के विभिन्न स्थानों पर जैसे भगवान विश्वनाथ का कॉरिडोर बना है, महाकाल का बना, विंध्याचली माता का बन रहा है, प्राचीन जितने मंदिर हैं भारत के, सब जगह भारत सरकार और राज्य सरकारें इस ओर अग्रसर हैं। जो हमारे प्राचीन संस्कृति ऋषियों की रही है, जिन्होंने बड़े बड़े देवालय, मठ, मंदिर बनाए संस्कृति के रक्षण के लिए, तो उसका एक आज काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर हो, अनेकानेक जो श्रेष्ठ धाम है, श्रेष्ठ तीर्थ है, उन तीर्थों का बड़ा विकास भारत सरकार और राज्य सरकार के नेतृत्व में हो रही है। हरिद्वार पूरी दुनिया की श्रृंखला में आध्यात्मिक नगरी के रूप में, आध्यात्मिक राजधानी अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो राज्य सरकार हरिद्वार को भी एक विशाल कॉरिडोर के रूप में देखना चाह रहा है। हरिद्वार में जो कॉरिडोर बनने जा रहा है वह उत्तराखंड के लिए तो एक विशाल धरोहर होगा ही, लेकिन पूरी दुनिया के लिए भी वह एक विशाल धरोहर होगा। संजय सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर तमाम जो साधु संत हैं, संत समाज है, उन्होंने तो मंजूरी दे दी है, लेकिन काम कब से इसका शुरू होगा और यहाँ पर कितना परिवर्तन होगा इस कॉरिडोर के बनने के बाद? देखिए अंशिका, जिस तरह से महाकाल की बात करें या फिर बनारस की बात करें, वहां पर कॉरिडोर बनने से एक विशेष पहचान इन धार्मिक स्थलों को मिली है। उसी की तर्ज पर अब हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में भी एक कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसके बाद सरकार के फैसले का संत समाज पूरी तरह स्वागत कर रहा है। हालांकि इसको लेकर तमाम जो कमिश्नर हैं, अधिकारी हैं, वो लगातार बैठक कर रहे हैं क्योंकि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर किस तरह से रोड मैप तैयार किया जाना है, इसको लेकर गढ़वाल कमिश्नर ने भी बीते दिनों बैठक की थी। लेकिन कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर के बनने से यहाँ के व्यापार में तो वृद्धि होगी ही, साथ ही साथ
इस धर्म नगरी को भी एक अलग पहचान मिलेगी, क्योंकि हमने देखा है कि जहां पर कॉरिडोर होता है तो वहां पर कहीं ना कहीं एक विशेष पहचान बन जाती है। यूं तो धर्म नगरी हरिद्वार देश भर का एक आस्था का केंद्र और पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ पर अलग पहचान जानी जाती है, और कॉरिडोर बनने के बाद किस तरह से यहाँ व्यापार में वृद्धि होगी और किस तरह से यहाँ पर काम शुरू होगा, इसी को लेकर तमाम यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। अंशिका, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो खाद्य मंत्री रेखा आर्य ने खाद्य विभाग के अधिकारियों और सभी जनपदों के जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने 31 दिसंबर तक सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के भी निर्देश जारी किए हैं। रेखा आर्य ने कहा कि अधिकतर जिलों की स्थिति संतोषजनक है, लेकिन पहाड़ी जनपदों में कुछ स्थान ऐसे हैं जहां नेटवर्क की समस्या के कारण लोगों को लाभ मिलने में परेशानी हो रही है। उन जिले में 100% ऑनलाइन और बायोमेट्रिक के माध्यम से राशन दिया जाएगा, तो फ्री राशन हर लाभार्थी को मिलेगा, ये रेखा आर्य ने कहा है। खाद्य मंत्री रेखा आर्य का ऐलान कि हर गरीब तक राशन पहुंचना चाहिए। आज खाद्य विभाग की बैठक ली गई है, जिसमें खाद्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई, जिसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अभियान था पात्र को ना और पात्र को हाँ, जिसके अंतर्गत यह समीक्षा के दौरान में महसूस हुआ कि जितने कार्ड सरेंडर हुए उसके सापेक्ष लगभग 90% कार्ड जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं, और जो शेष कार्ड यदि अलॉट नहीं हो पाए तो उसके कारणों को जाना गया है। कहीं पर ऑनलाइन होने में देर बताई गई है, कहीं पर पात्र न मिलने की बात भी कही गई है। खासकर शहरी क्षेत्रों में जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं उनको लेकर जो है अभी स्पष्ट रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पाई है, तो उसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप जो है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाते हुए जो शेष हमारे कार्ड धारक रह गए हैं अलॉट करने, उनको अलॉट कर दिया जाए। हितेश मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, रेखा आर्य की तरफ से तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी गरीब को परेशानी ना हो और हर गरीब तक राशन पहुंचना चाहिए। खाद्य मंत्री होने के नाते उन्होंने जब ये मीटिंग ली तो क्या कुछ दिशा निर्देश उन्होंने जारी किए? जी बिल्कुल, देखिए जो खाद्य मंत्री है रेखा आर्या, वो शुरू से ही इस कार्य को लेकर बेहद संजीदा नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से भारी मात्रा में जितने कार्ड यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर सरेंडर हुए, शायद ही किसी राज्य में किसी लोगों ने इतने कार्ड सरेंडर नहीं किए होंगे। ये भी एक कहीं ना कहीं सरकार का सराहनीय कदम है, और उसी को देखते हुए जिस तरीके से पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको नेटवर्किंग की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उनको, कि जिस तरीके से रेखा आर्या ने पात्र को हाँ और अपात्र को ना का एक नारा दिया है, एक बात कही है, उसी को देखते हुए लगातार पूरी तरीके से अधिकारियों के साथ बैठक रेखा आर्या ने की, और लगातार जो खाद्य सचिव है उनके साथ भी रेखा आर्या ने पिछले 1.5 महीने से इसको लेकर बैठक की थी, और कल भी इस पर लगातार यहाँ पर चर्चा विमर्श की गई, क्योंकि वर्चुअल माध्यम से रेखा आर्या ने जितने भी पूर्ति अधिकारी हैं राज्य के सभी को निर्देशित कर दिया है कि जल्द से जल्द पात्रों को राशन मुहैया कराया जाए। जी बहुत शुक्रिया हितेश तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चमोली में छात्र संघ चुनाव का आगाज होते ही राजनीतिक पार्टियों ने कॉलेजों में अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। बता दें कि कर्णप्रयाग डिग्री कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से मनीष पुरोहित और NSUI से आयुष नेगी को अध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। दोनों संगठनों ने नामांकन के बाद आज रैली निकाली और अपनी अपनी जीत के दावे किए। ऐसे में मनीष पुरोहित ने कहा कि छात्र हितों के लिए मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं। इस चुनाव में विद्यार्थी परिषद के सभी प्रत्याशी जीत की ओर हैं और छात्रों की सभी समस्याओं के लिए प्रयास किया जाएगा। हरिद्वार के वजीराबादी हायर सेकेंडरी स्कूल में छात्राओं को ठंड से बचाने के लिए लक्सर के पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने गर्म शॉल बांटे हैं। इस अवसर पर पूर्व विधायक संजय गुप्ता ने कहा कि सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, ऐसे में स्कूल आने वाली छात्राओं को सर्दी से बचाने के लिए आज यहां शॉल वितरित किए गए हैं, जिससे वो सर्दी के प्रकोप से बच सकें और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान में देश के हर नागरिक को अपनी भागीदारी देनी चाहिए।
जिससे देश की बेटियों का भविष्य उज्जवल हो सके।